एवरीवन, वेलकम बैक। आज फिर एक टॉपिक के साथ लास्ट वाले टॉपिक को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एसेट एलोकेशन पार्ट 2 पे। पिछली बार हमने मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट्स पे बात करी थी। आज हम मूवेबल एसेट्स के अंदर ही इन्वेस्टमेंट्स के और क्या एसेट एलोकेशन हो सकते हैं, आज हम उस पर बात कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एसेट एलोकेशन वर्ड बहुत अच्छा है, बहुत छोटा है, बहुत सुंदर लगता है सुनने में, लेकिन उतना ही टफ और उतना ही पेनफुल है इसको कंटिन्यू इसको रखने में और इसको एडॉप्ट करने में। देखा ये गया है, अगर 100 लोग एसेट एलोकेशन को यूज़ करते हैं या एसेट एलोकेशन के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं, तो उसमें से सिर्फ 20 या 30% ही अपने एंड डेस्टिनेशन तक एसेट एलोकेशन को कंटिन्यू रख पाते हैं। रेस्ट 60-70% लोग बीच रास्ते में ही एसेट एलोकेशन को या तो छोड़ देते हैं या अपनी एसेट्स को मिक्स कर लेते हैं, मूव कर लेते हैं इधर से उधर। तो आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि एसेट एलोकेशन अगर आप कर रहे हैं तो आपको उसको बिल्कुल कंटिन्यू रखना है, उसी एसेट एलोकेशन को फॉलो करना है, चाहे आपकी कोई एसेट परफॉर्म कर रही हो या ना कर रही हो। देखिए, एसेट एलोकेशन करने का मोटिव सिर्फ 2 हैं, रिस्क को डाइवर्सिफाई करना और रिटर्न्स को एनहेंस करना और डाइवर्सिफाई करना। अगर आज आप एसेट एलोकेशन में लाइक फिक्स्ड इनकम, म्यूचुअल फंड, इक्विटी फंड, शेयर्स, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसलिए कर रहे हैं कि आपको चारों एसेट क्लास कंटिन्यूसली रिटर्न देंगे। उसका मेन एंड प्राइम मोटिव ये है कि आपकी चारों एसेट क्लास में से अगर कोई एसेट क्लास परफॉर्म नहीं कर रही हैं या कोई 2 एसेट क्लास परफॉर्म नहीं कर रही हैं, तो रेस्ट जो 2 एसेट क्लास हैं वो या 3 एसेट क्लास हैं वो परफॉर्म करें, तो आपके जो पोर्टफोलियो, ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है वो कुछ परफॉर्म करता रहे। ऐसा नहीं है, आप पिछले 5 से 10 साल का हॉराइजन देख लीजिए। मैं आपके सामने एक ये शीट डाल रहा हूँ, आप देखेंगे 2010 से कैसे कैसे एसेट क्लास ने कैसे कैसे परफॉर्म करा है। कभी गोल्ड ने करा है तो कभी डेट ने नहीं करा है, कभी इंटरनेशनल इक्विटी ने करा है तो कभी इन बिटवीन इक्विटी फंड के अंदर लार्ज कैप ने नहीं करा है तो कभी मिड कैप ने करा है। तो एसेट एलोकेशन का मतलब ये नहीं है कि अगर आपके 2 फंड परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या 2 एसेट क्लास परफॉर्म नहीं कर रही हैं तो वो ख़राब है। हर एसेट क्लास का, हर कैप का, हर इक्विटी कैप का अपना एक साइकिल होता है, अपना एक सिनेरियो होता है। तो आपको डाइवर्सिफाइड करने का मोटिव ही ये है कि आपकी सारी एसेट क्लास कंटिन्यूसली हर टाइम पे परफॉर्म नहीं कर सकती, आपकी कुछ कुछ चीज़ें परफॉर्म करती रहें और कुछ कुछ पोर्टफोलियो में रिटर्न बनते रहें। लाइक अगर आप गोल्ड ही देख लेंगे, 2012 में गोल्ड का पीक था जो 32,000 बना था लास्ट। जिन लोगों ने 32,000 पे जाके, और ऐसा देखा गया था उस वक्त कि 32,000 पे लोगों ने जाके अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट को तोड़ के गोल्ड में इन्वेस्ट करा था, अपनी अदर फिक्स्ड इनकम को तोड़ के गोल्ड में इन्वेस्ट करा था। बिकॉज वो फियर एंड ग्रीड तो हर वक्त आपके साथ चलता है, फियर एंड ग्रीड इज़ ऑलवेज देयर। उस वक्त ग्रीड था गोल्ड को लेके, लेकिन क्या देखना को मिला, वही गोल्ड 6 साल तक बिटवीन 22-23-20 हज़ार के बीच में घूमता रहा। उनका हॉराइज़न, जो इन्वेस्टमेंट हॉराइज़न था, दोबारा उन्हें 32,000-33,000 आने के लिए 6 साल 7 साल लगे। ऐसा ही पिछले 4 सालों में देखा गया है, 3 सालों में। जहाँ जहाँ मिड एंड स्मॉल कैप की एलोकेशन स्टॉक्स की रही है, कैप की रही है फंडों में, वो फंड परफॉर्म नहीं कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द लार्ज कैप्स। बट अगर 3 साल से पहले चले जाएंगे तो बिटवीन द 2014 टू 2016 लार्ज कैप नहीं परफॉर्म कर रहे थे, मिड कैप एंड स्मॉल कैप बम्पर परफॉर्म कर रहे थे। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यही है कि अगर कोई एसेट क्लास काम नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ख़राब है और वो परफॉर्म नहीं करेगी। साइकिल है, वो भी परफॉर्म करेगी, उसका भी टाइम आएगा। बट आपको एक ही चीज़ रखनी है कि आपको अपनी एसेट एलोकेशन पे फिक्स रहना है, आपकी एसेट एलोकेशन को कंटिन्यू रखना है, ताकि आपका पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन बना रहे, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बना रहे और उसको ध्यान में रखा जाए। यस, दिस इज़ एक्सेप्टेबल। बहुत पेनफुल है, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, और पेशेंस एंड पेन अगर आप दोनों कंटिन्यू रखते हैं तो रिवॉर्ड्स आना 100% श्योर है, उसमें कोई दोहराए नहीं है। अगले वीडियो में हम फिर आएंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़, keep sharing our videos,
थैंक्स।